सो लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग अबाउट बैलेंस शीट। अभी हमने बात करी थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, बैलेंस शीट, पी&एल स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो। उसके बारे में हमने समझा था। अब हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो मेन पार्ट होता है बैलेंस शीट, उसमें क्या होता है, बेसिकली उसका यूज़ क्या होता है और कैसे हम उसको एनालाइज करते हैं, कैसे हम उसमें से इंसाइट्स निकालते हैं और कैसे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इसकी हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, सिर्फ इसी के बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं बनाते, लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग अबाउट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का बेसिक मीनिंग क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, एक सिंपल सा वर्ड है फाइनेंशियल हेल्थ। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखिए कि बैलेंस शीट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बताना। फाइनेंशियल हेल्थ किसी भी सेंस में अगर हम देखें वो होती है कि कंपनी के पास कितना राइट्स हैं, ओनरशिप है, और कितनी कंपनी के पास उधारी है या फिर लाइबिलिटीज़ है, या फिर कंपनी के पास कितना पैसा इंटरनल फंडिंग्स पे है। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये जो एसेट्स होते हैं ना, ये एसेट्स आपको दिख रहे हैं टॉप पे। ठीक है, अभी हम मेन हेडिंग्स की बात करते हैं। सबसे पहले एसेट्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, ये दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये देखिए, किसी भी बैलेंस शीट को अगर आप देखेंगे ना, तो ये अमाउंट और इसी के नीचे वाला अमाउंट, ये दोनों मैच करेंगे, एग्जैक्ट मैच कर रहा है। बैलेंस शीट का यही ऑब्जेक्टिव होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एसेट्स इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़। इसका मतलब है एसेट और लाइबिलिटीज़ और इक्विटी दोनों मिला के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ मुझे पता चलती है। ठीक है, ओके, यहाँ से मुझे पता चलता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। अगर हम बात करें एसेट्स, तो एसेट्स आपको बताते हैं आपकी ऑनरशिप, कि आपके पास कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपका हक है, जिस पे आपका राइट है। देखो, कोई भी अगर हम बिजनेस की बात करें, उसकी बिल्डिंग उसका राइट होती है, राइट, बिल्डिंग वो खरीदता है तो बिल्डिंग उसका राइट हो गया। अगर उस बिजनेस में मान लेते हैं मटेरियल लेता है, वो इन्वेंट्रीज, तो वो उसका राइट है, उसका हकदार है वो, राइट, वो ऑनरशिप है उसके पास। अगर उस बिल्डिंग के साथ वो प्लांट एंड इक्विपमेंट्स लेता है, वो भी उसके राइट्स हैं। उस बिल्डिंग में फर्नीचर लेता है, वो भी उसके राइट्स हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीदता है एक्स्ट्रा, वो भी उसके राइट्स हैं। मतलब जहाँ जहाँ चीज़ें आप खरीद रहे हैं, अगर आप इंडिविजुअल टर्म्स में भी समझे, जो जो चीज़ें आप खरीदते हैं उस पर आपका राइट होता है ना, आपकी ऑनरशिप आ जाती है वहाँ पे। ऐसे ही एसेट्स कहा जाता है इसे बिजनेस की टर्म्स में, कि जो भी एसेट्स कंपनी के होते हैं उस पे जिनका ऑनरशिप कंपनी के पास है, वो कंपनी के एसेट्स होते हैं। और ये हम दिखाते हैं बैलेंस शीट के टॉप पे। ये चीज़, ये होती है बैलेंस शीट का टॉप, जिसमें हम एसेट्स दिखाते हैं। ठीक है, अब ये इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ क्या है, अगर आप देखेंगे तो इतना पार्ट होता है इक्विटी का। थोड़ा सा हम और वो कर देते हैं, थोड़ा सा, ये जो पार्ट होता है ये होता है इक्विटी का। इक्विटी के पार्ट में बेसिकली क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी, इन दोनों को मिला के मिलता है आपको टोटल इक्विटी। और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, कई कई स्टेटमेंट में आपको ये टर्म दिखेगी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इसका मतलब होता है कि जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है या फिर जो भी आपकी सब्सिडरीज हैं, उसमें जो आपका इंटरेस्ट है, या फिर माइनर जो होते हैं इन्वेस्टर्स, उनका जो इंटरेस्ट बनता है इसमें, वो होता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो इफ़ यू टॉक अबाउट बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में आपने देख लिया, सबसे पहला पार्ट होता है एसेट्स का, जिसमें आपकी ऑनरशिप दिखती है। फिर आते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसमें इक्विटी क्या हो गया, इंटरनल फंडिंग्स कहते हैं इसे। ठीक है, वैसे हम इसको थोड़ा सा बता दें, इसको कहते हैं इंटरनल फंडिंग्स, कि अपने शेयर्स बेच के या फिर इंटरनली इन्वेस्टर्स ने कितना फंड किया है, इसको इंटरनल फंडिंग्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का इंग्लिश में अगर हम समझें, इसका मीनिंग होता है बर्डन। अगर हम इसको समझें बर्डन, या फिर हम थोड़ा और टर्म में समझे, तो इसे हम कहते हैं लोन। लाइबिलिटीज कैसी भी टाइप की हो सकती हैं, वो या तो लोन होता है मतलब बोरोविंग्स, या फिर आप कोई
इंटरेस्ट पे करना हो, चाहे आपको किसी के पैसे थोड़े टाइम में चुकाने हो, मतलब सारी चीज़ें जो आपको रीपे करनी है, जिस पे आपका राइट नहीं है, जिस पे आपका एक काइंड ऑफ कर्जा है, राइट। अगर मान लेते हैं, आज एक नॉर्मल टर्म्स में समझें, अगर मान लो मैं किसी से लोन लेता हूँ, उधार लेता हूँ, तो मुझे उसको वापस करना है। तो जब तक मेरे पास वो लोन है और जब तक मैं उसे वापस नहीं करता, वो मेरी लाइबिलिटीज़ में आ जाता है, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट इक्विटी, इक्विटी के अंदर क्या होता है कि जब हम शेयर्स को इशू करते हैं, आपने शेयर्स के बारे में समझा होगा, जब हम मार्केट में शेयर्स इशू करते हैं तो उन शेयर्स से मिला हुआ पैसा वो आता है इक्विटी शेयर कैपिटल में। और अदर इक्विटी होता है, जैसे कि प्रॉफिट में से कुछ पैसा बच गया तो रिटेन अर्निंग्स कर लिया, या कुछ पैसा हमने जर्नल रिजर्व बना दिया। तो जो पैसा कंपनी अपने लिए बनाती है, अपने लिए रख रही है, खुद से इन्वेस्ट कर रही है बिजनेस में, वो होता है इक्विटी। और जो कंपनी बाहर से पैसा उठा रही है उधार पे, लोन, इंटरेस्ट पे, वो होता है लाइबिलिटीज। और जो कंपनी खरीदती है, जो कि अपने लंबे टाइम तक रखती है, या फिर वो 1 साल के अंदर रखती है, या फिर उसको 1 साल से ज़्यादा तक यूज़ करती है, जिस पे कंपनी की ओनरशिप है, वो होते हैं कंपनी के एसेट्स, ठीक है। ये 3 टर्म्स होती हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के अंदर उसके सब पार्ट्स होते हैं, बट ये मेन 3 आइटम से बनता है। एसेट्स, जिस पे आपकी ओनरशिप होती है, इक्विटी जो इन्वेस्टर्स अपनी इंटरनल फंडिंग्स करते हैं, और लाइबिलिटीज एक काइंड ऑफ लोन होता है जो कंपनी के ऊपर बर्डन होता है, कंपनी को रीपे करना है उसे, ठीक है। अब इसके कुछ सब पार्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर आप देख रहे हो, थोड़ा हम आपको और क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अभी आपने समझ लिया एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं, इक्विटीज क्या होते हैं। अब हम थोड़ा समझेंगे कि कंपनी का एसेट्स में क्या क्या कैटेगरीज होती हैं। एसेट की 2 कैटेगरीज होती है, नॉन करंट, करंट, ठीक है। अब ये नॉन करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, ये हम समझते हैं। नॉन करंट एसेट्स का मतलब होता है लंबे टाइम तक रहने वाले एसेट्स। अगर हम बिजनेस टर्म्स की बात करें तो 1 साल से ज़्यादा टिकने वाले एसेट्स, मतलब 1 साल से ज़्यादा की ओनरशिप जिसके पास है, कंपनी के पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की ओनरशिप 1 साल से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो हो जाएंगे उसके नॉन करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स कौन से होते हैं, जिसकी ओनरशिप या फिर जिसके राइट्स या जिसकी यूसेज कंपनी सिर्फ विद इन 1 ईयर कर सकती है। अभी थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास है एक कार, ठीक है, और मान लेते हैं आपके पास है एक टी शर्ट, ठीक है। एक एग्जांपल ही है, ठीक है, इससे आप थोड़ा सा क्लियर समझ जाएंगे मे बी। ये जो कार है, ये कार जो है, ये कार मैंने आज ली, तो मैं जनरली एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि मैं पहले साल में तो नहीं बेचूंगा, दूसरे साल में भी नहीं बेचूंगा, कम से कम इस कार को मैं 5 साल चलाऊंगा। मैक्सिमम लोग इतना ही करते हैं, हो सकता है कि आप 1 साल में भी बेच दें, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो कार जो लोग लेते हैं वो कम से कम 5-6 साल 10 साल चलाने के लिए लेते हैं। वो ये एक्सपेक्टेशन से लेते हैं कि आज मैं कार ले रहा हूँ तो अगले 6 महीने या साल बाद मैं नहीं बेचूंगा, अनटिल अनलेस कोई नीड पड़ गई, अदरवाइज मैं नहीं बेचूंगा। टी शर्ट, टी शर्ट आप कभी भी बेच नहीं सकते, बट उस टी शर्ट को आप चेंज कर सकते हैं, उसका आप फेंक सकते हैं, राइट। या फिर अगर हम बात करें एक पेन की, ठीक है, पेन, अगर मैं बात करूं, कार आप जर्नली कुछ सालों तक चलाएंगे, लेकिन टी शर्ट, पेन आप जर्नली कितने टाइम तक चला लेंगे, 2 महीना, 4 महीना। या हम किसी भी चीज़ की बात करें जिसकी अवेलेबिलिटी 1 साल तक है, बिजनेस की टर्म्स में भी उसे हम करंट एसेट्स कहते हैं। लेकिन कार एक नॉन करंट एसेट है, क्यों, क्योंकि आप उसे लंबे टाइम तक चलाएंगे। ऐसे ही बिजनेस टर्म्स में अगर हम समझें तो बिजनेस टर्म्स ये कहता है कि नॉन करंट एसेट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैपिटल इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये जितनी भी हम टर्म्स देख रहे हैं ना, ये सारी टर्म्स लंबे टाइम तक रहती हैं। कभी भी कंपनी अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में इन्वेस्ट कर रही है ना, तो वो पैसा सारा लंबे टाइम तक रखेगी, उस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स को कंपनी कम से कम 2 साल 3 साल यूज़ करेगी, तब वो जाके बेचेगी उसे, लेकिन तब तक वो उसकी ऑनरशिप रखेगी। और करंट एसेट्स में हम क्या क्या लेते हैं,
इन्वेंट्रीज, इन्वेस्टमेंट्स, छोटी इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट दोनों में आता है लेकिन वो लंबी इन्वेस्टमेंट, ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट मतलब 1 साल में। ट्रेड रिसीवेबल, किसी से 2-3 महीने में ही पैसा लेना है। कैश, कैश भी हमारा जल्दी खर्च हो जाता है 1 साल के अंदर जनरली। बैंक बैलेंस, अदर फाइनेंशियल एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, ये जो टर्म्स होती है ना, ये आपकी 1 साल के अंदर की ड्यूरेशन वाली होती है और ये होती है मोर देन 1 ईयर, आपकी 1 ईयर से भी ज़्यादा वाली टर्म्स में आता है। तो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स में बस इतना फ़र्क होता है कि नॉन करंट एसेट्स लंबे टाइम तक चलते हैं, करंट एसेट्स छोटे टाइम तक चलते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इक्विटी सेक्शन। तो इक्विटी में जैसा कि हमने देखा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में 2 पार्ट होते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी का मतलब होता है इंटरनल फंडिंग्स। इंटरनल फंडिंग्स में पहला कौन सा फंडिंग आता है? शेयर बेच के आना। तो अगर आप जब भी शेयर बेचते हैं और उससे पैसा आता है तो आपके पास आते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। ये अदर इक्विटी क्या होता है, अब इसका मैं ब्रेकअप भी दिखाऊंगा आपको थोड़े टाइम बाद, अगर थोड़ा जब हम बैलेंस शीट को और थोड़ा सा डीप देखेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि अदर इक्विटी में क्या क्या आता है। अदर इक्विटी में आता है रिटेन अर्निंग्स, अदर इक्विटी में आता है कंपनी के जर्नल रिजर्व्स, अदर इक्विटी में आता है कंपनी के कैपिटल रिजर्व्स। तो ये सारे रिजर्व्स कंपनी कैसे बनाती है, जो पैसा कंपनी कमाती है ना, उसी में से कुछ हिस्सा बांट देती है कि इतना मैं रिटेन करूंगा, इतना मैं जर्नल रिजर्व रखूंगा, इतना कैपिटल रिजर्व, इतना वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व। ऐसे करते करते कंपनी अपने रिजर्व्स बनाती है। उन रिजर्व्स को जब हम इकट्ठा कर देते हैं तो वो होता है अदर इक्विटी। और इक्विटी शेयर कैपिटल आपने देख लिया, तो टोटल मिला के हमारा बनता है टोटल इक्विटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, वो है आपकी लाइबिलिटीज, या फिर हम बात करें नॉन करंट और करंट लाइबिलिटीज। जैसे कि हमने ऊपर देखा, एसेट्स के 2 टाइप होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कौन से? जिसमें कंपनी की ओनरशिप ज़्यादा टाइम तक रहती है, 1 साल से ज़्यादा। और करंट एसेट्स कौन थे? जिसमें 1 साल से कम की ओनरशिप रहती है। ऐसे ही लाइबिलिटीज़ में भी होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जिसमें कंपनी लोन लेती है, उधार लेती है लंबे टाइम तक, चाहे वो कोई भी टाइप का उसके ऊपर बर्डन हो, वो लंबे टाइम का होगा, 1 साल से ज़्यादा का होगा। लेकिन जो भी बर्डन कंपनी के ऊपर 1 साल के अंदर का है, जो कि कंपनी को विद इन 1 ईयर रीपे करना ही करना है, वो होता है करंट लाइबिलिटीज़। इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि कंपनी बोरविंग करती है। अब जर्नली 2 टाइप के लोन होते हैं, कभी कभी हमें लोन चाहिए होता है 6 महीने के लिए, और कभी कभी लोन चाहिए होता है 6 साल के लिए। तो जो लोन हम 6 महीने के लिए लेते हैं वो होता है करंट लाइबिलिटीज़, लेकिन जो लोन हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, 6 साल के लिए लेते हैं, 5 साल के लिए लेते हैं, वो होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। ऐसे ही अगर हम बात करें अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़, कैसी भी टाइप की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं। डेफर टैक्स लाइबिलिटीज़, ऐसी एक टर्म मिलेगी आपको, बोरविंग्स, करंट लाइबिलिटीज़, लीज लाइबिलिटीज़, ट्रेड पेबल। तो ये सब कुछ उसके सब पार्ट्स होते हैं जो कि करंट लाइबिलिटीज़ या फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बैलेंस शीट में क्या क्या हम आइटम्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और इससे हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। इसमें हम रेशोज भी देखेंगे कि क्या क्या रेशो एनालिसिस बैलेंस शीट से हो सकता है। देन हम पीएनएल पे बात करेंगे, देन हम कैश फ्लो पे बात करेंगे, एंड देन हम और चीज़ों पे बात करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और क्या क्या चाहिए होता है। फिलहाल के लिए आप बैलेंस शीट को इतना ही समझिए कि बैलेंस शीट के 2 मेन पार्ट होते हैं, एसेट्स और इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके कुछ सब पार्ट्स होते हैं और उसके भी एक सब पार्ट्स होते हैं। तो ये 3 लेवल पे चलते हैं। फर्स्ट लेवल एसेट्स होता है, दूसरा लेवल नॉन करंट एसेट, तीसरा लेवल उसके सब पार्ट्स। ऐसे ही फर्स्ट लेवल होता है एसेट्स, सेकंड होता है करंट एसेट्स, थर्ड होते हैं उसके सब पार्ट्स। आप जब इस स्टेटमेंट को आराम से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको भी धीरे धीरे टर्म्स समझ आएंगी, चीज़ें समझ आएंगी, चीज़ों का मीनिंग समझ आएगा, और धीरे धीरे स्टेटमेंट आपको एक फैमिलियर लगेगी और इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाना बहुत ईजी होता है। बस टेक्निकलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ आती है? वो आती है ये बहुत सारे नंबर्स देख के। इन नंबर से घबराना नहीं है, इस नंबर का इतना यूज़ नहीं होता। ऑल्दो ये सारे नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आपको कौन कौन से नंबर्स लेने हैं, कौन कौन से आप इग्नोर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। बाकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिर्फ बैलेंस शीट से नहीं बनता, पीएनएल, कैश फ्लो और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन आराम से बनाइए, लेकिन टिल देन बैलेंस शीट को आराम से समझिए। बैलेंस शीट का मीनिंग आपको बता दिया गया। नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स क्या होते हैं, इक्विटी क्या होती है, इक्विटी लाइबिलिटीज़ क्या होती है, लाइबिलिटीज़ में नॉन करंट और करंट लाइबिलिटीज़ क्या क्या होती है, और उसके सब पार्ट्स क्या होते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा सा एक्सट्रैक्शन की, कि हम आइटम्स क्या क्या लेते हैं इसमें से और कैसे कैसे हम रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं इससे। बैलेंस शीट में बहुत सारे इंसाइट्स निकल सकते हैं अगर आप निकालना चाहें तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए। बाकी आप बैलेंस शीट को समझने की कोशिश कीजिए कि बैलेंस शीट में एक्चुअल में क्या क्या होता है। बैलेंस शीट में एक एक आइटम को समझने की कोशिश कीजिए। जितना आप उसमें डेप्थ जाएंगे उतना आपको फाइनेंशियल एनालिसिस अच्छे से आता जाएगा। थैंक यू।